ताऊजी ने मेरी शादी तय कर दी। मुझे पता भी नहीं, मैं छोटी सी स्कर्ट पहनती थी, शर्ट पहनती थी, अल्लड़ टाइप की लड़की, जैसे तितली होती है, पकड़ो और उड़ जाए, पकड़ो उड़ जाए, ऐसी टाइप की। और मुझे पता भी नहीं था और मेरी शादी हो गई। मेरे हस्बैंड ने मेरे को छोड़ दिया और 7 दिवस के अंदर मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैं डिप्रेशन में चली गई और मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। आज भी मेरे हाथ के ऊपर 2 स्टिच है। पापा ने मेरे को पहले से बोला था कि तू नर्स में नहीं जाएगी और पुलिस में नहीं जाएगी। जो उसी टाइम मैंने पुलिस की ट्रेनिंग ली होती तो आज मैं क्लास 1 ऑफिसर होती, या मेरे नेचर के हिसाब से मैं जेल के अंदर होती। सबसे बड़ा अवार्ड प्रेसिडेंट अवार्ड है, वो भी मेरे को मिल चुका है 2019 में रामनाथ कोविंद के हस्ते। नमस्कार, मेरा नाम कंचन पंड्या है। मैं जिद है के माध्यम से मैं मेरी लाइफ की जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं मेरी लाइफ की बात करूँ तो मेरा जन्म भावनगर जिला गुजरात के अंदर आया हुआ है। उसके पास एक छोटा सा गांव है। छोटे से गांव में ब्राह्मण परिवार से मेरा जन्म हुआ था। मेरा जन्म हुआ तब मेरे दादाजी तुरंत एक्सपायर हो गए थे। इसके आघात से मेरी माँ और बाबा जी बहुत दुखी थे। फिर भी मेरी बहुत परवरिश की और मेरे को लाड प्यार से इतना बड़ा किया और मेरे को प्राइमरी एजुकेशन में डाला। लेकिन मैं जब छोटी थी तब से बहुत जिद्दी थी। कोई भी काम लेती थी तो मैं जिद के साथ करती थी। मुझे कोई भी स्कूल जीवन की लाइफ में कोई भी काम करने का है तो सबसे पहले क्लास के अंदर मैं टॉप रहती थी। प्राइमरी एजुकेशन में एक छोटे से गाँव में लिया था। मेरे पापा रेलवे में गार्ड थे तो उसकी ट्रांसफ़र कहीं इस डिस्ट्रिक्ट में कहीं उस डिस्ट्रिक्ट में होती रहती थी। इसीलिए मेरे नेचर में, मेरे सब संस्कार के अंदर अलग अलग टाइप के लोगों के सब गुण आए हुए हैं। मेरे प्राइमरी एजुकेशन तो गांव में हुआ था, लेकिन जब मेरे पापा की ट्रांसफ़र हुई तो हम भावनगर डिस्ट्रिक्ट में आ गए। वहाँ भावनगर की फेमस स्कूल है होम स्कूल, उसमें मेरा एडमिशन हुआ और मैं हाई स्कूल में आई। हाई स्कूल में मेरा 9वीं स्टैंडर्ड था। 9वीं में मैं खेलकूद में बहुत आगे थी। पढ़ाई में थोड़ा मेरा कम था, लेकिन मेरे को खेलकूद में बहुत पहले से मेरा जिद था कि मैं कुछ करूँ। तो मैं 9th में से मैं वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट किया। तो मैं वॉलीबॉल में इतनी माहिर हो गई कि मैं स्टेट लेवल पे मेरा नंबर आ गया था। फिर उसके बाद मेरे को साइकिल चलाने का बहुत शौक था। उसी ज़माने में जो बॉयज़ चलाते ऐसी वो डंडी वाली साइकिल आती थी, वो साइकिल मैं चलाती थी और बॉयज़ के साथ कंपटीशन में मैं जाती थी कि साइकिल बॉयज़ चलाते तो मैं चला के उसकी कंपटीशन में मैं जाऊँ। और उसी टाइम मैं गुजरात फर्स्ट आई थी उसी टाइम। फिर मेरा 8 हुआ, 9th हुआ और 10th की एग्ज़ाम मैंने पास की। 11th में आई। मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। मेरा परिवार बहुत रूढ़ी चुस्त है। मेरे पापा ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरा ताऊजी थे। ताऊजी ने मेरी शादी तय कर दी। मुझे पता भी नहीं, मैं छोटी सी स्कर्ट पहनती थी, शर्ट पहनती थी, अल्लड़ टाइप की लड़की, जैसे तितली होती है, पकड़ो और उड़ जाए, पकड़ो उड़ जाए, ऐसी टाइप की। और मुझे पता भी नहीं था और मेरी शादी हो गई। मैं तो ऐसा सोचा ये क्या हो रहा है, क्या मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा था। शादी हो गई, मैं ससुराल गई और 1 महीने में मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरी लाइफ वहाँ रफे के दफे हो गई। हाँ, मेरी शादी हुई, मैं शादी करके ससुराल चली गई। ससुराल में ओनली 7 डे मैं ससुराल में रही। ना तो मैं ससुर को पहचान पाई, ना को सास को पहचान पाई, और सब मेरी जो सोशल लाइफ, मेरी मैरिज लाइफ वहीं की वहीं स्टॉप हो गई। मेरे हस्बैंड ने मेरे को छोड़ दिया और 7 दिवस के अंदर मैं प्रेग्नेंट हो गई। पापा रेलवे में गार्ड थे, भावनगर से राजकोट तक ट्रेन लेके आते थे। पापा को उसी टाइम फ़ोन का ज़माना नहीं था। किसी को मैंने चिट्ठी लिख के फिर गार्ड रूम में भिजवाए कि पापा आप जल्दी आ जाओ और मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो मेरे को भावनगर वापस ले जाओ। बस इतना ही, मेरा एक ही सेंटेंस में मेरे पापा आए और मेरे को वहीं से उठा के भावनगर लेके गए। उसी टाइम प्रेगनेंसी क्या होती आई डोंट नो, क्योंकि मेरी एज 16 साल थी। 17 साल की एज में मैं प्रेग्नेंट हो गई। मुझे मालूम नहीं था कि प्रेगनेंसी क्या होती है। और मेरी माँ और मेरी चाची दोनों लेकर मेरे को हॉस्पिटल में गए। मेरे को इधर सुई लगी हुई थी, हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि उसको तो धनुर का इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो मम्मी ने बोला कि सी इज़ ए प्रेग्नेंट। मैंने बोला प्रेग्नेंट क्या होता है? तो मेरी चाची ने मेरे को समझाया कि तू माँ बनने वाली है। और उसी टाइम मेरे को बहुत सदमा लगा। मैंने बोला ऐसे माँ बनते हैं? मेरी तो अभी लाइफ स्टार्ट ही नहीं हुई, मैं माँ बन गई, मैं अब क्या करूँ?
मैं डिप्रेशन में चली गई और मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। आज भी मेरे हाथ के ऊपर 2 स्टिच है। मैंने मेरी नस काटी हुई थी, फिर भी वो उसमें से मैं बच गई। फिर धीरे धीरे करके मेरा 7वां महीना चल रहा था। सबको होश होता है कि 7वें महीने में गोद भराई की रस्म होती है, ऐसे वैसा। मेरे को कोई नॉलेज ही नहीं था कि गोद भराई क्या होती है, क्या होता है। घर पर सब रस्म वगैरह सब मम्मी ने कर दी। मेरा बच्चा हुआ वो भी मुझे पता नहीं। आजकल की औरतें डिलीवरी करने हॉस्पिटल में जाती है, मैं मेरी डिलीवरी घर पे करी उसी टाइम में। और जब मेरा बेटा पेट में था तब मैं गिरनार चढ़ी थी। मुझे पता नहीं था कि प्रेग्नेंट लेडी को ये संभलना चाहिए, ये संभलना चाहिए। माँ बोलती थी कि तू शांति से बैठ, शांति से बैठ, लेकिन मेरा नेचर में कोई डिफरेंट नहीं है। थोड़ा मेरे को सदमा लगा था मेंटली। फिर भी मैं गिरनार चढ़ के आई। इतनी वॉल थी, वहाँ से जंप लगा के मैं कूदती थी, लेकिन मेरे नसीब में लिखा होगा कि तू बेटे की माँ बनने वाली है बस। और बेटे को मैंने जन्म दे दिया। मेरे बेटे का जन्म हो गया घर पर। फिर मैं तो बहुत खुश हुई कि चलो मेरा बेटा आ गया। लेकिन मैं जो सुसाइड करने की कोशिश की थी उसी टाइम और मेरे ताऊजी थे, उसने मेरे को बोला कि उसके पापा भी चले गए, तू भी मर जाएगी, तो ये बेटे का ख्याल कौन रखेगा। फिर मेरे दिमाग के अंदर एक लाइट जला कि चल मेरे को जिंदा रहना है तो मैं किसी के लिए नहीं, लेकिन ये बच्चे के लिए मैं जिंदा रहूं। ये बच्चा अनाथ नहीं होना चाहिए। उसी टाइम से मैंने मेरी जिद पकड़ी कि मुझे मेरी लाइफ में कुछ करना है और मेरे हस्बैंड को दिखाने का है कि क्या है, बिना पति लेडीज क्या कर सकती है, कैसे रह सकती है, वो मुझे दिखाना है। फिर वो मेरा ताऊजी का एक सेंटेंस मेरे दिमाग के अंदर घुस गया कि ये बेटे की माँ बन के तू जिंदा रहे। फिर मैंने 11th में मेरी शादी हुई थी, बच्चा हो गया। 4 साल का मेरा स्टडी का ब्रेक हो गया। 17 साल की एज में मैं माँ बन गई। फिर 4 साल गया, फिर 21 साल की मैं हुई। फिर मैंने 12th की एग्ज़ाम दी। 12th की एग्ज़ाम दी तो इसमें मैं फेल हो गई। थोड़ा टाइम में टेंशन में रही कि तो 12वीं में मैं फेल हो गई, अब मैं आगे का सफ़र कैसे काटूंगी। फिर भी मैं तो मेरी जिद पे अकड़ रही कि नहीं, मुझे और ट्राई करना होगा। फिर मैंने और ट्राई किया और मैं 12वीं कक्षा में पास हो गई। पास होते ही मैंने बोला चलो मेरा बेटा छोटा है तो मैं कॉलेज स्टार्ट करूं, लेकिन कोई इजी सब्जेक्ट लेके कॉलेज करूं। तो मैंने लैंग्वेज चूज किया। लैंग्वेज चूज करके मैं थ्रू आउट BA हो गई। मेरा एक ही लक्ष्य था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, मैं सेल्फ मेरा डिपेंड रहूं और मेरे बेटे को अच्छी सी पढ़ाई कराऊं और अच्छा सा उसका डेवलपमेंट करूं, ये मेरा टारगेट था। फिर BA किया, B.Ed किया। B.Ed मैंने नॉर्मल स्कूल में B.Ed किया, भावनगर की वड़िया कॉलेज के अंदर। B.Ed के अंदर फर्स्ट क्लास आई। मैं तो जोश जोश में पापा को बोला मैं फर्स्ट क्लास आई, अब मैं टीचर बन जाऊंगी, मुझे जॉब मिल जाएगी। मैं 2-3 साल ट्राई किया, मेरे को कहीं जॉब नहीं मिल रही। प्राइवेट में जॉब मिले 2000-3000। उसी जमाने में मैं 87, 89, 90 की बात बोल रही हूँ। उसी जमाने में बहुत कम आमदनी मिलती थी। तो इसमें मैं मेरे बेटा का कैसा पढ़ाई का करूँ, वो कुछ नहीं हो पाता था। फिर मैंने बोला चलो ये तो B.Ed की वजह से अभी मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे प्रोफेसर, चलो मैं प्रोफेसर बनने की ट्राई करूँ। लेकिन मैं जहाँ जाती हूँ ना, नसीब मेरा एक कदम आगे हो जाता है। प्रोफेसर के लिए 54% चाहिए। मैंने MA किया, मेरे को 53.75% आया। मेरा नसीब एक कदम आगे चला। मैंने बोला ये तो बहुत, अब मैं क्या करूँ। फिर एक वैकेंसी न्यूज़पेपर के अंदर आई कि जो स्पेशल स्कूल है उसके अंदर टीचर की ज़रूरत है। मैंने बोला स्पेशल स्कूल तो मैं पहले बार सुना, स्पेशल स्कूल क्या होता है। तो मैं ऐड के माध्यम से मैं एड्रेस लेके वहाँ पहुँच गई। तो बोला मैडम आपको 1 साल पढ़ना पड़ेगा, 1 साल पढ़ाई करोगे तब आप स्पेशल स्कूल का टीचर बनोगी, फिर आपको जॉब मिलेगी। फिर मेरा समझ में नहीं आया। मैं एक दो दूसरे की मैंने राय ली। मैंने बोला ये क्या होता है। तो बोला जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उसकी पढ़ाई करना पड़ता है और उसके लिए आपको ये 1 साल का कोर्स करना पड़ता है, वो B.Ed के समकक्ष है। तो मैंने बोला ठीक है चलो वो मैं करती हूँ। फिर मैं वो स्टार्ट किया B.Ed करना स्टार्ट हुआ। 1 साल तक मैंने B.Ed किया। बम्बई अलियावर जंग इंस्टीट्यूट से मैंने B.Ed किया।
मैं मेरी बैच के अंदर सेकंड नंबर रही, फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन के साथ, और मेरे को रिजल्ट नहीं आया था। और बम्बई की स्कूल विले पार्ले के अंदर श्रुति स्कूल में मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई और मैं बम्बई चली गई। बम्बई की स्कूल के अंदर मैंने जो दिव्यांग बच्चों की स्कूल है वहाँ मैंने नौकरी ज्वाइन की। वहाँ बम्बई की लाइफ आप सब लोग जानते हो दोस्तों, बम्बई की लाइफ कितनी फास्ट होती है, रहना कितना वहाँ मुश्किल होती है। खाना मिल जाती है लेकिन बम्बई में रहना नहीं मिलता। लेकिन मेरे एक दूर के चाचू थे, वो साइन हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, उसी के घर मेरे पापा ने मेरा रहने का सेटिंग कर दिया। मैं आपको आगे भी बोल चुकी हूँ कि मेरा नसीब मेरे से आगे एक कदम चलता है, वहाँ भी मेरा नसीब एक कदम आगे चल गया, लेकिन मैंने मेरी जिद नहीं छोड़ी। मैं वहाँ गई, 1 साल मैंने जॉब की, 1 साल पूरा होने का था। मेरा अंकल था, उसका ब्रेन अटैक हुआ और रास्ते में नीचे गिर गए और उसका सर फट गया और वो वहीं का वहीं खलास हो गया। छोटा उसका फैमिली थी, 2 लड़के, उसकी बीवी, वो सबको लेके फिर वापस भावनगर आ गए। फिर मैं अकेली कहाँ जाऊँ, मेरे लिए तो बम्बई एकदम अनजान सिटी था। पापा को मैंने बोला मैं क्या करूँ पापा जी, बोला तेरे को जॉब करना है तो कहीं वुमेन फैक्ट्री में सेट हो जा, लेकिन कहीं मेरे को नहीं मिला। और मेरा बेटा तब छोटा था और मेरा मन भी बम्बई में नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने बम्बई की गवर्नमेंट जॉब थी मैंने छोड़ दी और बेटे के लिए फिर वापस मैं भावनगर आ गई। भावनगर में 6 महीना ऐसे घर में बैठी, अब मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर मेरे दिमाग के अंदर फिर पढ़ाई करने का और सोचा। मैंने बोला मैंने लैंग्वेज गुजराती में बीए किया है तो क्यों मैं हिंदी में बीए ना करूं। फिर मैंने हिंदी में बीए करने का ट्राई स्टार्ट किया। फिर मैं हिंदी बीए की एग्जाम दी तो देखो किस्मत ने वहाँ सेम परसेंटेज सेम मार्क मेरे को सेम दिया। वहाँ भी मैंने बोला चलो गुजराती नहीं तो हिंदी की तो मैं टीचर बनूंगी, लेकिन वहाँ भी मेरे को सफलता नहीं मिली। फिर भी मैं निराश नहीं हुई, मैंने बोला और आगे कुछ करूंगी मैं। फिर तय किया मैं मम्मी को बोला, पापा से मेरी हिम्मत नहीं चलती थी बोलने की। मम्मी को बोला मम्मी अब मेरा बेटा 6-7 साल को होने का है, अब उसको स्कूल में भेज रही हूँ, उसका खर्चा पापा देता है, मेरे को अंदर से बहुत दुख होता है, मैं मेरे बेटे का पढ़ाई वगैरह सब मैं करूँगी। तो मम्मी ने बोला कि तू क्या करेगी। मैं पापा की गैर हाजिरी में छुपी छुपी जो भी इंटरव्यू आते थे उसके फॉर्म भरती थी और एग्जाम देती थी। इसमें मैंने एक पुलिस की एग्जाम दे दी, PSI की। पापा ने मेरे को पहले से बोला था कि तू नर्स में नहीं जाएगी और पुलिस में नहीं जाएगी, बाकी तू कोई भी जॉब कर ऐसा। तो मैं तो पुलिस का PSI का था, वो इंटरव्यू दे दिया, रिटन एग्जाम भी पास कर लिया। फिर मेरे को दूसरा कॉल लेटर घर पे आया एड्रेस पे कि तुम्हारा इधर इधर ट्रेनिंग का सेटिंग है, वो उसी जमाने की बात मैं बोल रही हूँ। और वो कॉल लेटर मेरे पापा के हाथ में आ गया। पापा ने ऐसे कॉल लेटर देखा, बोला ये तूने एग्जाम कब दी। मेरे को डांट सुननी पड़ी और मेरी नज़र के सामने कॉल लेटर फाड़ दिया। जो उसी टाइम मैंने पुलिस की ट्रेनिंग ली होती तो आज मैं क्लास 1 ऑफिसर होती, या मेरे नेचर के हिसाब से मैं जेल के अंदर होती। वहाँ भी PSI की एग्जाम न देने पाई, न कुछ हो ना पाया, और आगे क्या करने का है। फिर मैं तो मम्मी को पटाया, मैंने बोला मम्मी पापा को आप संभाल लेना, मैं जा रही हूँ अहमदाबाद। बेटे को मम्मी के हवाले दे दिया और मैं चली अहमदाबाद। वस्त्रापुर के अंदर एक अंधजन ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन स्कूल चलता है। मैंने वहाँ 3700 मेरा पर मंथ सैलरी 3700, उसी से मैंने नौकरी ज्वाइन किया। मैं वहाँ नौकरी ज्वाइन किया तो मेरे को बहुत सारा सीखने को मिला कि दिव्यांग बच्चों तो जो सुनते नहीं बोलते उसको तो हीरिंग इम्पेयरमेंट बोलते हैं, लेकिन जो सुनते नहीं बोलते नहीं देखते नहीं उस बच्चे को पढ़ाने का है, कैसे पढ़ाए। तो वो वस्त्रापुर वाले ने मेरे को 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए मेरे को बम्बई हेलन केलर इंस्टीट्यूट में भेजा, और वहाँ से मेरी लाइफ का पूरा टर्निंग पॉइंट आ जाता है कि चलो ये ऐसी भी दुनिया भी है, ऐसी दुनिया में हमको जीने का है, ऐसे बच्चों को सिखाने का है, ऐसे बच्चों को समाज के अंदर लाने का है। फिर मेरे को बहुत सीखना मिला वहाँ। मैं 3 महीने की वहाँ से ट्रेनिंग लेके आई। फिर इधर वस्त्रापुर के अंदर जो डेफ ब्लाइंड स्टूडेंट थे मैंने उसको पढ़ाना स्टार्ट किया। मेरे को बहुत इंटरेस्ट पड़ा। मैंने बोला नहीं, मेरे को इसके आगे और स्टेप आगे जाने का है, और स्टेप आगे जाने का है। लोग हैं ना खुद की आत्मकथा लिखते हैं, चरित्र निबंध लिखते हैं, लेकिन मैं एवरीडे इतिहास का एक पन्ना लिखती हूँ। मेरी लाइफ के अंदर मेरा एक दिन जो होता है ना इतिहास का पन्ना रहता है। कोई पूछे कल क्या हुआ था तो ऐसा दूसरी बार कोई रिपीट ना कर सके, ऐसा ही मैं काम करती हूँ। एवरीडे कुछ ना कुछ नया करती रहती हूँ हमेशा, वो मेरा नेचर है। फिर वस्त्रापुर जॉब कर रही थी। फिर मेरे को हिम्मतनगर पास से एक स्पेशल स्कूल से एक इंटरव्यू आया प्रिंसिपल का।
बोला मैडम आपको प्रिंसिपल के लिए हम चूज़ करते हैं, आप आओ ऐसा वैसा। फिर मैं वहाँ गई, इंटरव्यू दिया, मेरा पसंदगी हुआ, मैंने 6 महीने नौकरी किया। लेकिन मैं वो उसका जो ट्रस्टी लोग थे, एनजीओ था, उसके साथ मैं मैच नहीं हो पाई, क्योंकि मेरा नेचर हमेशा झूठ के खिलाफ रहा है। तो मैं बिल्कुल सेट नहीं हो पाई। मैं दूसरा गवर्नमेंट जॉब को मैं लात मार के वापस वस्त्रापुर आ गई। फिर वस्त्रापुर मैंने 1 साल जॉब किया। 1 साल जॉब के अंदर मेरे को बहुत अदर कंट्रीज़ के लोग से मिलना हुआ, बहुत सारा सीखना मिला। फिर मेरा गवर्नमेंट का तीसरा जॉब, जो मेरा दाना पानी बनासकांठा में लिखा होगा, न तो मेरे बाप दादा ने देखा था, न तो मैंने देखा। और वहाँ मैं इंटरव्यू के लिए मेरे को बुलावा आया और मैं इधर आई। पालनपुर के अंदर जो दिव्यांगों की स्कूल चलती है, विद्या मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ममता मंदिर चलता है। ममता मंदिर के अंदर 1999 में मैं इधर इंटरव्यू देने आई। गुजरात के बहुत प्रख्यात मिनिस्टर की बेटी का पसंदगी हो गया था, इसका हो गया था। मैं 1 घंटा लेट आई, मेरे को बाहर बिठाया। सर ने बोला मैडम सिलेक्शन हो गया, आप लेट क्यों आई? मैंने बोला सॉरी, हो गया तो कोई बात नहीं, मैं वापस जाती हूँ। लेकिन मैं आज भी मैं विद्या मंदिर का गर्व ले रही हूँ कि वो कभी झूठ नहीं करते। मेरे को बिठाया, चाय पानी पिलाया, फिर ऑफिस में बुलाया। बोला, उसने मेरी फाइल देखी तो वो जो लड़की का सिलेक्शन हुआ था उससे मेरा मेरिट अप जाता था। फिर मेरे को बोला आप प्रैक्टिकल ले सकते हो। मैंने बोला सर कोई भी क्लास मेरे को दे दो, मैं तो MA BEd हूँ, कोई भी क्लास में मैं प्रैक्टिकल दे सकती हूँ। मेरे को बहुत मेरी लाइफ के ऊपर, मुझे मेरी जात के ऊपर बहुत पूरा कॉन्फिडेंस था। बोला तुम एक क्लास में आपका प्रैक्टिकल ले लो। मैंने प्रैक्टिकल दिया, सर को बहुत अच्छा लगा और बोला कि आपका सिलेक्शन हम करते हैं, आप कब से नौकरी ज्वाइन कर रहे हो? मैंने बोला सर गवर्नमेंट जॉब होगा तो ही मैं आऊँगी, वरना मैं प्राइवेट जॉब ऑलरेडी वस्त्रापुर में मैं कर रही हूँ। तो बोला नहीं नहीं गवर्नमेंट जॉब है। मैंने बोला आप जब बुलाओ मैं आ जाऊँगी, मेरा नेटिव प्लेस भावनगर है, अहमदाबाद जॉब करती हूँ, पापा की परमिशन लेना और आ जाऊँगी बस। मैं गई। मैं पहले आपको बोल चुकी हूँ कि मेरा नसीब एक कदम आगे चलता है, यहाँ भी यही हुआ। जो लड़के का सिलेक्शन हुआ था उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ, वो लड़की मिनिस्टर की रिश्तेदार थी, उसने मेरा सिलेक्शन फाइल गुम करवा दिया। मेरे को छोटे मोटे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, अदर स्टेट के भी मिले हैं बहुत सारे, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड प्रेसिडेंट अवार्ड है, वो भी मेरे को मिल चुका है 2019 में रामनाथ कोविंद के हस्ते। उसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आप सुनो। मेरा सिलेक्शन हो गया 2019 में, वहाँ पे 2019 में बेस्ट टीचर के लिए दिल्ली में 40 टीचर को, पूरे इंडिया में आप देखो कितने सारे टीचर है पूरे इंडिया के अंदर, उसके अंदर सिलेक्शन होना बहुत गर्व की बात है। तो वहाँ 40 टीचर को सिलेक्शन होना था, मैं वहाँ गई, 40 टीचर का सिलेक्शन हुआ, मेरा 25वां नंबर था, मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी। वो फिल्म वहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में गई, सब अधिकारी लोग, हमारे प्राइम मिनिस्टर, गर्व की बात वो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वो भी फिल्म देखी। सब नॉर्मल टीचर के टीचर थे और मैं दिव्यांग स्कूल की टीचर थी। मेरी वो फिल्म देखा, मेरा 25वां नंबर था और मैं फर्स्ट नंबर पे आई। और मेरे को अवार्ड देने की जो सेरेमनी होती है, मेरा 25 नंबर से लेके अनाउंसमेंट हुआ, कंचन पंड्या गुजरात से आई है, वो फर्स्ट नंबर है, उसको पहली लाइन पे उसको खड़ा करो। ये मेरे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। प्रेसिडेंट अवार्ड मिलने के बाद मैं जो काम करती हूँ उस काम में मेरे को बहुत और ताकत मिली और जोश मेरे को मिला। मैंने बोला दिव्यांग बच्चों के साथ में काम कर रही हूँ, उसको तो बहुत सारा मैं टॉप लेवल पे लेके उसको पढ़ाती लिखाती आगे कर रही हूँ, लेकिन जो दिव्यांग महिलाएं हैं, जो अशक्त महिलाएं हैं, जो घर में बैठी है, उसके लिए कुछ नहीं होता, पति के हाथ के नीचे दबी हुई है, कोई सोशल प्रॉब्लम में डूबी हुई है, उसके लिए कुछ तो करना चाहिए ना। तो मैं बहुत सारी औरतों का मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि बहुत सारी औरतों के लिए मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल देती हूँ कि देखो मेरी लाइफ के साथ ये हुआ था, फिर भी आज मैं एक सक्सेस वुमन हूँ, फिर भी मेरे को कोई जगह पे कुछ नहीं हुआ है, मैं फिर भी समय के साथ, जमाने के साथ, सबके साथ पूरी ताकत से लड़के आज मैं एक टॉप लेवल पे मैं खड़ी हूँ आज। तो ऐसी बहुत सारी जो महिलाएं हैं उसको मैं
गाइडेंस देती हूँ, उसको मैं कुछ ज़रूरत हो तो मार्गदर्शन भी देती हूँ। अगर छोटी मोटी काम की ज़रूरत है तो मैं काम भी दिलवाती हूँ। ऐसे बहुत सारे मेरे पास एग्जाम्पल है। फिर वो औरतों को, मैं तो ऐसा सोच रही हूँ, मेरे दिमाग के अंदर एक ऐसा आइडिया आ रहा है कि लोग हैं ना बहुत सारी लाइब्रेरी खोलती है कि ये पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी में आ जाओ, ये पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी में आ जाओ। लेकिन मेरा एक आइडिया ऐसा है कि मैं एक ऐसी लाइब्रेरी खोलूँ कि मैं बैठी हूँ, कोई औरत, कोई लेडीज़, कोई लड़की मेरे पास प्रॉब्लम लेके आए कि मैडम हमको ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या है, तो मैं उसको सही रास्ता, सही मार्गदर्शन दूँ। मैं ऐसा सोच रही हूँ। आई थिंक इन फ्यूचर में शायद हो सके तो मैं ऐसा करने वाली हूँ। मेरा जर्नी तो अभी स्कूल के अंदर चालू ही है, मेरा रिटायरमेंट अभी थोड़ा बाकी है, लेकिन मेरे पास जितना टाइम है वो टाइम में सब दिव्यांग बच्चों और सब महिलाओं के पीछे मैं व्यतीत करना चाहती हूँ। मेरा बेटा है, बहुत बड़ा हो चुका है, उसको इंजीनियर बनाया है, भावनगर की प्रतिष्ठित कंपनी में वो मैनेजर है। मेरे को इसको बिल्कुल चिंता नहीं है, मैं इधर एकदम अलोन रहती हूँ और ये बच्चों के साथ जितना हो सके इतना मैं मेरा टाइम स्पेंड करती हूँ। मेरी रिटायर्ड लाइफ का एक मेरा ड्रीम, मैं आपको बोला कि एक मेरे को ये लेडीज़ के लिए एक टॉकिंग क्लब खोलने का है कि अपना जो प्रॉब्लम हो मेरे पास आए और शेयर करें। और दूसरा, मुझे स्पोर्ट में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत यानी बहुत। मेरा हॉबी हो तो ट्रैवलिंग और स्पोर्ट दो है। पूरा इंडिया 100 बार घूम चुकी हूँ, कोई कोना बाकी नहीं रखा है। और स्पोर्ट के अंदर एक मेरा अच्छा सा क्लब, स्पोर्ट का ग्राउंड हो, एक एकेडमी हो, ऐसा मेरा ड्रीम है। और इसमें ऐसा नहीं कि दिव्यांग बच्चे, सब बच्चे आके खेले और अपने अंदर जो छुपी हुई जो शक्तियाँ है वो बाहर निकाले, वो मेरे को करने का है बस। और लास्ट में मैं आप सब मेरे जैसी महिलाएं हैं उसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि कोई लेडीज़ अशक्त नहीं है। लेडीज, महिला जो होती है एक देवी का रूप है, उसके अंदर बहुत देवी शक्ति है, उसको जागरूक करने की ज़रूरत है। हमारे अंदर तो है ही, लेकिन हम पहचानते नहीं है। आप काम करना शुरू करो, ऑटोमेटिक आप आगे जाओगे। बस ये मेरी प्रेरणा आपको मैं दे रही हूँ। ये जीत सब आपके अंदर रखोगे, आपकी जीत हमेशा पूरी होगी। जय हिंद, जय भारत।